गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले चलती हूँ। ठीक है, जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जब हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब डिविजन में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, थ्योरी ऑफ डिमांड। हाँ या नहीं? वही थ्योरी ऑफ डिमांड आज हम लोग यहां पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, डिमांड को जानने से पहले, डिमांड के बारे में बात करने से पहले हम लोग एक दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं जो हमारे इस कंसेप्ट को और क्लियर कर देगी। ठीक है, एक बात बताइए, कभी आपने ये सोचा है कि किसी भी चीज की प्राइस क्यों होती है? भाई, हमें हर चीज की प्राइस क्यों देनी पड़ती है? किसी की 2 रुपए, किसी की 4 रुपए, किसी की 10 रुपए, किसी की 1,000, किसी की 10,000, किसी की लाख, किसी की 2 लाख, ऐसे हमें हर चीजों की कीमत क्यों देनी पड़ती है? क्यों हमें सारी चीजें बिना किसी कीमत के ही क्यों नहीं मिल जाती, फ्री में ही क्यों नहीं मिल जाती? ठीक है, आई एम यूजिंग दिस वर्ड फ्री, यानी कि बिना कुछ भी दिए, बिना किसी कंसिडरेशन के हमें कोई भी चीज क्यों नहीं मिल जाती? है ना एक जेन्युइन क्वेश्चन। चलिए, अब मैं आपको बताती हूं कि क्यों हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। हमारे पूरे जिस इकोसिस्टम में हम लोग रहते हैं, ठीक है, उसमें दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक प्रोडक्ट वो होते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, लेकिन उनकी जो सप्लाई है इस हमारे इकोसिस्टम में वो लिमिटेड है, यानी कि वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, और दूसरे वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे इकोसिस्टम में अवेलेबल है और उनकी हमें बहुत ज्यादा यूज है, लेकिन उसके बाद भी वो इतने एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है कि जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, यानी कि इस बेसिस पे हम प्रोडक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से वो 2 पार्ट्स हैं? प्रोडक्ट्स, पहला पार्ट है हमारे पास goods that are useful but are limited। उपयोगी है लेकिन एक सीमित अमाउंट में अवेलेबल है, एक सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसकी वो ये है, गुड्स दैट आर यूजफुल। मैंने तो बहुत ये वर्ड बहुत छोटा है, राधा ये गुड्स ऐसे होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ बट आर अवेलेबल in large amount. Now, can you guess, children, examples of these 2 classifications? I want you to guess. Okay, I will tell you anyway. Goods that are useful but are limited. ये वो goods होते हैं जो generally man-made होते हैं। Generally, I am using this word generally, not always these goods are man-made। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज ले लीजिए आप, अपने यूज की, अपने यूटिलिटी की कोई भी चीज ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए, ये सारी चीजें हम बनाते हैं। ठीक है, आप फूड ले लीजिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ले लीजिए, उनके लिए भी हम मेहनत करते हैं। ठीक है, हम उसमें कुछ ना कुछ इनपुट डालते हैं, वो हमें यूं ही नहीं मिल जाते।
ठीक है ना। लेकिन वहीं पे एक नॉन मैन मेड यानी कि एक नेचुरल गुड्स भी है जो कि नेचुरल है लेकिन फिर भी वो लिमिटेड है, जैसे कि कोल। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो गुड्स दैट आर यूजफुल बट आर लिमिटेड, इसमें एनी यूटिलिटी प्रोडक्ट, इसका एग्जांपल आएगा एनी यूटिलिटी प्रोडक्ट एंड कोल, आप कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स जो कि जलाने के काम में आते हैं, ठीक है, एटसेट्रा, फ्यूल्स एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन का एग्जांपल, एनी यूटिलिटी प्रोडक्ट एंड कोल फ्यूल एटसेट्रा। ठीक है, ये कौन से गुड्स हैं? ये वो गुड्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल तो है लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं गुड्स दैट आर यूजफुल बट आर अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट, जैसे वाटर। ठीक है, एयर, ठीक है, सनलाइट एटसेट्रा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक मैंने आप लोगों को यह दिखाया कि हमारे पास, पहले मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्यों होती है, उसके बाद मैंने आप लोगों को इसका आंसर देने के लिए यह बताया कि प्रोडक्ट्स को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, गुड्स दैट आर यूजफुल बट आर लिमिटेड एंड गुड्स दैट आर यूजफुल बट आर अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि एनी यूटिलिटी प्रोडक्ट एंड कोल फ्यूल एटसेट्रा, वाटर, एयर, सनलाइट एटसेट्रा। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग इन दोनों को क्लासिफाई कर रहे हैं तो इनकी प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है और क्यों डिटरमाइन होती है ना? ये जेन्युइन क्वेश्चन, आइए इसको आंसर करते हैं। आप एक सीधी सी बात लीजिए, एक सीधा सा एग्जांपल लीजिए। आपके पास 10 टॉफीज हैं, ठीक है, यू हैव 10 कैंडीज। ठीक है, और आपको उस 10 कैंडीज को 50 बच्चों में, ठीक है, 50 बच्चों में, 50 चिल्ड्रन में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उन सारी कैंडीज को। ठीक है, अब आपके पास कैंडी जो है वो लिमिटेड है लेकिन जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ज्यादा है। आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बहुत आधा कर देंगे तो भी 20 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, बाकी 30 को आप कुछ भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगर उन एक कैंडी का आप हाफ भी कर देंगे तो भी आप 20 को ही दे पाएंगे, बाकी के 30 का क्या होगा? है ना, ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ओके, लेट मी गेस। इसके लिए हम एक आइडिया हमारे पास ये है कि हम वो जितने भी बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे क्लासरूम में हैं, जहां पर भी हम हैं, वहां पे जो भी हमारे पास मास प्रेजेंट है, ठीक है, उनसे हम क्या करेंगे? थोड़ी थोड़ी कंसिडरेशन लेंगे, यानी कि थोड़ा उनसे पैसा ले लेंगे ताकि हम उन 50 बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है उनको हम फुलफिल कर सकें। आ रही बात समझ में? तो यानी कि अगर हम उन 50 बच्चों से 1 रुपए या जितने की भी कैंडी आती हो, वो उतने पैसे अगर हम उनसे कलेक्ट कर लें तो उस पैसे से हम कैंडी खरीद के उन सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। है ना, ये एक सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन को निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो थे वो क्या थे? लिमिटेड थे। हमारे पास प्रोडक्ट्स जो थे वो क्या थे? लिमिटेड थे। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स लिमिटेड थे, हमें ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, फिर से उस प्रोडक्ट को गेन करने के लिए हमने उन लोगों से कंसिडरेशन लिया, ठीक है, और तब उन बच्चों को हमने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ये जो मैं आपको कंसिडरेशन वर्ड बोल रही हूं यही है प्राइस। ठीक है, जो मैंने आपको कंसिडरेशन वर्ड बताया है यही है प्राइस। दिस कंसिडरेशन इज ओनली प्राइस।
ठीक है, अब आपको हल्का हल्का क्लियर होने लगा होगा कि किसी भी चीज की प्राइस क्यों होती है। प्राइस इसलिए होती है क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिमिटेड होता है और उसकी जो जिन लोगों में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम ताकि हम सारे लोगों में इक्वली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, हम उनसे कंसिडरेशन लेते हैं। ठीक है, जो कंसिडरेशन वो देते हैं यानी कि जो कीमत वो देते हैं उसको हम लोग प्राइस बोलते हैं और इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन होती है। ठीक है, अब मुझे ये बताने में देर लगेगी और ना आपको समझने में ये देर लगेगी कि क्यों लार्ज अमाउंट में जो गुड्स अवेलेबल होते हैं उनकी प्राइस नहीं होती। लार्ज अमाउंट यानी कि उनकी कोई सीमा ही नहीं है कि वो कितने अवेलेबल है। आपने कभी इसका मेजरमेंट लिया है कि इस यूनिवर्स में कितनी सनलाइट अवेलेबल है? नहीं। कितना पानी अवेलेबल है? खैर इसके तो मेजरमेंट है, 73% ऑफ द अर्थ इज वाटर, सॉरी 75% ऑफ द अर्थ इज वाटर, बट फिर भी हमारे लिए अनलिमिटेड है। ठीक है, जब तक इस पूरे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टेंस है तब तक के लिए जो हमारे पास वाटर है वो इनफ है, जो हमारे पास एयर है वो इनफ है। ठीक है, तो चूंकि ये हमारे पास इनफ है, इसके लिए हमें कोई कंपटीशन नहीं देना, इसके लिए हमें लाइन नहीं लगानी, इसके लिए हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, इस वजह से हम इसकी कोई प्राइस, इसकी हम कीमत नहीं देते। ठीक है, वही दूसरी जगह मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि क्योंकि ये चीजें लिमिटेड है इस वजह से हम इसकी प्राइस देते हैं। ठीक है, और ये चीजें लिमिटेड नहीं है इस वजह से हम इसकी प्राइस नहीं देते हैं। अब आई बात समझ में, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्यों होती है? ठीक है, पहला, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट लिमिटेड होता है इसी वजह से उसकी प्राइस होती है। और किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अनलिमिटेड होता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है। इतनी बातें क्लियर है? पक्का? आप लोगों को इस पे से जो नोट करना है वो आप लोग नोट कर सकते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं डिमांड की डेफिनेशन पे। इतना हो गया। अब देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड। अगर मैं आपको रटी रटाई भाषा में बताऊं तो डिमांड refers to the amount of commodity that a consumer is willing and is able to purchase at a particular price and during a particular period of time. ठीक है, ये इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है। ठीक है, मैं आपको यहां पर लिखवा दूंगी, आप उसको याद कर लेंगे, यू विल mug it up and you can write it in your paper, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को लॉन्ग रन में याद रखने के लिए हमें पहले उसको समझना पड़ेगा। नाउ डिमांड को समझने के लिए हम लोग डिमांड की डेफिनेशंस को तोड़ेंगे। ठीक है, सेगमेंटेशन करेंगे, उसका सेगमेंट्स में उसको डिवाइड करेंगे हम लोग। पहले अमाउंट ऑफ कमोडिटी,
ठीक है, दैट अ बायर इज विलिंग। मैं जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है उनको यहां नहीं लिख रही हूं, बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग यू राइट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, आई एम जस्ट मेकिंग यू एक्सप्लेन द डेफिनेशन and or the meaning of demand. Is willing and is able to purchase, ठीक है, at a particular price during a particular period of time, during a particular period of time. ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन को, इसकी पूरी जो मीनिंग है जो आप अपने बुक्स में पाएंगे, उसको मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया, उसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में। अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड करने का, डिमांड का मतलब होता है एक संख्या के प्रोडक्ट्स, एक पर्टिकुलर अमाउंट के गुड्स दैट अ बायर, बायर मतलब जो खरीदने वाला है, ठीक है, इज विलिंग, इस वर्ड को विलिंग अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा और यहां पर ध्यान से सुनिएगा। इज विलिंग यानी कि वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कमोडिटी जो एक खरीदने वाला इंसान खरीदना चाहता है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर आपसे कहा कि आपको एक शर्ट खरीदनी है और अगर आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है, तो मैं आपके एग्जाम्स में आपके हर सब्जेक्ट में से 10 मार्क्स डिडक्ट कर दूंगी, ठीक है। तो यानी कि अगर मैंने आपको फोर्सफुली किसी चीज को खरीदने के लिए कहा तो वो डिमांड नहीं है, ठीक है। यानी कि डिमांड का मतलब क्या है कि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक वो डिमांड नहीं हो सकती, यानी कि आपकी इच्छा का होना बहुत जरूरी है, इट इज नेसेसरी, ठीक है। यू शुड बी विलिंग टू डिमांड दैट प्रोडक्ट, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया कि डिजायर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख देती हूं डिजायर, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अगर सिर्फ डिजायर है, आपको पार्कर बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, आप हमेशा चाहते हैं पार्कर पेन से लिखना, आपकी डिजायर है कि आप उसको खरीद ले, यू वांट टू परचेज दैट प्रोडक्ट, क्लियर। बट आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पार्कर को खरीदने के लिए पैसे नहीं, आपका बजट अलाउ नहीं करता कि आप पार्कर खरीदें, ठीक है। क्या आप दुकान पर जाके दुकानदार से कह पाएंगे कि मुझे पार्कर दो? कहने को तो आप कह देंगे लेकिन आपको मिलेगी नहीं, परचेज होगा नहीं, ठीक है। यानी कि आप जब तक आपके पास एबिलिटी नहीं है तब तक आप डिमांड नहीं कर सकते। आप एक बायर हैं, आपके पास, आपको पता है कि आपको कितनी चीजें खरीदनी है, आपके पास डिजायर है, यू आर विलिंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट, बट यू डोंट हैव द एबिलिटी टू परचेज इट, ठीक है। यू डोंट हैव द एबिलिटी टू परचेज इट, तो आप डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आपके पास एबिलिटी नहीं। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, हमारे पास 5 पॉइंट्स थे जिसमें से कि 3 क्लियर हो गए। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर प्राइस, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, ठीक है, उसकी एक रिलेटेड प्राइस होनी चाहिए। यहां पे मैंने वर्ड नहीं लिखा है रिलेटेड, मैंने यहां वर्ड पर्टिकुलर लिखा है, ठीक है, बट इसके साथ साथ रिलेटेड प्राइस। नाउ लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड प्राइस। रिलेटेड प्राइस का क्या मतलब है? ये मेरे पास एक रेड कलर की मार्कर है, ठीक है,
मैं एक शॉपकीपर हूं, आप बायर हैं, ठीक। आपने हर जगह पता किया, आपने कई दुकानों पे गए, वहां आपने पूछा कि भैया मुझे ये मार्कर कितने की मिलेगी, ठीक है। उसने कहा कि 20 रुपए की, बट आपको फॉर सम रीजंस आपको वहां मार्कर पसंद नहीं आई, ठीक है, नहीं पसंद आई, आप वहां से नहीं लेना चाहते थे, आपका झगड़ा हुआ था लास्ट वीक उस शॉपकीपर से। एनीवे, you didn't wanted to purchase that particular marker from that particular shop. आप मेरे पास आते हैं, मैंने आपको कहा, आपकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया और मैंने आपसे कहा कि मैं ये मार्कर 100 रुपीज में दूंगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आपने कहा कि मैम आप तो बहुत ज्यादा बता रही हैं इस मार्कर की प्राइस। मैंने कहा देख लीजिए भैया, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं 100 से नीचे आपको मार्कर नहीं देने वाली या प्रोडक्ट नहीं देने वाली। क्या आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे? आप ये सोचिए कि 20 रुपए की चीज अगर आपको 100 रुपए मिल रही है, सीधी सी बात है, आप खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगी। जिसकी वर्थ ही 20 रुपए है उसको मैं 100 रुपए में क्यों खरीदूं, ठीक है। 2 दिन बाद मेरा फिर उस दुकानदार वाले से पैचअप हो जाएगा, मैं उसके जाके खरीद लूंगी, ठीक है, आप उससे जाके खरीद लेंगे। लेकिन मेरे से अगर आप नहीं बोलेंगे कि यू शुड गिव मी दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहां मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की कि किसी प्रोडक्ट की रिलेटेड प्राइस होनी चाहिए, यानी कि प्राइस वर्थ द प्रोडक्ट होनी चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो वर्थ इट होना चाहिए उसके, ठीक है। ये हमारा 4th पॉइंट कंप्लीट हो गया, that there should be a particular price for a product. Clear है? Next है during a particular period of time. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास during a particular period of time. आप एक बात बताइए, आपने कभी अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो इनकलकेट दैट हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, राइट। अगर आपने कभी ऐसे पढ़ा हो तो आप उसमें आपने देखा होगा कि 1 week डिमांड ऑफ दिस मेनी कार्स और दिस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार्स इज 220,000 पीसेस, 40,000 पीसेस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यानी कि जो डिमांड होती है वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की होती है, एक ड्यूरेशन की होती है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा हाई लेवल समझाऊंगी कि डिमांड जो होता है एक फ्लो कंसेप्ट होता है। फ्लो कंसेप्ट वो होता है जो किसी भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। इसीलिए डिमांड जो है वो एक पूरी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ली जाती है। अगर मेरी कार का मेरे पास शोरूम है, मैं एक हफ्ते में, एक वीक में अगर मैं 5 कार्स सेल करती हूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पर वीक उस पर्टिकुलर कार की डिमांड 5 है, 5 पीसेस है, ठीक है। आ रही बात समझ में? पर वीक यानी कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हम डिमांड को लेते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में डिमांड कितनी है, ठीक, वो जितनी भी हो हम उतना ही डिमांड को मेंशन करते हैं। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि कार की डिमांड 5 है। अगर आपसे कोई पूछे कि कार की डिमांड कितनी है, तो आप सिर्फ ये नहीं बता सकते कार की डिमांड 5 है, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। आपको ये बताना होगा कि एक हफ्ते में कार की डिमांड जो है वो 5 पीसेस। आ रही बात समझ में? ये है पूरे डिमांड की मीनिंग का डिवीजन, सॉरी छोटे छोटे उसके यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनको हम एक साथ अगर कंप्राइज कर दें, ठीक है, एक साथ अगर उनको जोड़ दें तो डिमांड की पूरी जो डेफिनेशन आपको बुक में दिखती है वो मिल जाएगी। कैसे, मैं बताती हूं। डिमांड रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ बायर इज विलिंग एंड इज एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आ रही बात समझ में? इतना नोट कर लीजिए।
यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिमांड के और सारी बातें पढ़ेंगे और सारे उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे जो भी चीज़ें आती हैं डिमांड में, ठीक है। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।